पेज नंबर 5 निकालिए। पेज नंबर 5। हम 4 पाथवेज टू द सबकॉन्शियस ये हिस्सा सीख रहे थे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस ढंग से प्रोग्राम होता है और खास कर हमें अननोइंगली प्रोग्राम होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वे मार्ग अभी हम सीख रहे हैं। पहला बहुत विस्तार से हमने देखा कि हमारा फर्स्ट पाथवे है चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। बाद में हम देख रहे थे सेकंड पाथवे ट्रॉमा। ट्रॉमा ये पाथवे देखते वक्त हमारे जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, हम अनुभव अपने जीवन में लेते हैं, वे केवल फिजिकली डैमेजिंग होते हैं या फिजिकली ट्रॉमेटिक होते हैं ऐसा नहीं है। वो चाहे फिजिकली ट्रॉमेटिक हो, अगर उसका परसेप्शन ट्रॉमेटिक नहीं होता है तो फिर उससे ज्यादा हमारा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर फिजिकली डैमेजिंग कोई एक्सपीरियंस हम अपने जीवन में लेते हैं और उसके साथ में उसका परिणाम डैमेजिंग परसेप्शन में होता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। परसेप्शन वर्सेस एक्सपीरियंस ये चीज हम देख रहे थे। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, परसेप्शन यानी अनुभूति। हमारे सामने एखादी कोई घटना घटती है, प्रसंग हम अनुभवते हैं। जो हमारे सामने होता है, हमारे दिमाग के बिना होता है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। लेकिन ग्रहण करते वक्त हम वैसे ही उसको ग्रहण नहीं करते। जैसे दिखता है, जैसे सुनते हो, उसी ढंग से हम उसको ग्रहण करते, ऐसा नहीं होता है। ग्रहण करते समय हमारे माइंड में उसका प्रोग्रामिंग होते समय हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारा व्यक्तित्व, हमारी इमोशंस, इन सभी के परिणामों के साथ में उसका रिकॉर्डिंग होता है हमारे माइंड में। यानी उस प्रसंग को हम किस ढंग से ग्रहण करते हैं उसके ऊपर उसके परिणाम डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए परसेप्शन अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे कि युद्ध में लड़ने वाला एक आधा सैनिक है, उसके पैर भी टूट गए तो भी शायद वो साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से मानसिक दृष्टि से तैयार रहता है। देश के लिए बलिदान देने की उसकी तैयारी रहती है। युद्ध में वो प्रवीण होता है। युद्ध में ऐसी क्षति हो सकती है, इसकी उसको जानकारी हो सकती है। उसके लिए मानसिक उसकी तैयारी होती है और शायद उसका परिणाम उस पर, जिसको हम कहेंगे ट्रॉमेटिक परसेप्शन, इस ढंग से नहीं होता है। यानी हर सैनिक के बारे में ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। काफी युद्ध कैदियों पर इस ढंग के बुरे परिणाम हुए हैं, आगे उनको ट्रीटमेंट लेनी पड़ी है। लेकिन हम जनरली सोच रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई ट्रॉमेटिक अनुभव आता है, अगर आपका व्यक्तित्व अलग ढंग का है, साहसीपूर्ण व्यक्तित्व है, संतुलित व्यक्तित्व है, तो शायद उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का परिणाम आपके जीवन में, आपके माइंड में खास कर ट्रॉमेटिक परसेप्शन कर नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर पेनफील्ड नाम के न्यूरोसर्जन ने, जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं, उन्होंने अपने अनुभव लिखे कि जब भी कोई स्मृति हमारी जागृत की जाती है तो हमारे जीवन के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ में केवल वे दृश्य हमारे माइंड में प्रोग्राम नहीं होते। उस समय हमने जो सुना है वही केवल प्रोग्राम नहीं होते। तो वो प्रसंग अनुभवते समय हमारा ब्लड प्रेशर क्या था, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम किस ढंग से चल रही थी, ब्लड प्रेशर क्या था, ये सभी उसके साथ में प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के जरिए वो उस क्षण की स्मृति वो जागृत करता था, जैसे सम्मोहन के रिग्रेशन में वो जागृत की जाती है उस ढंग से, और ये सभी बैरोमीटर्स तब समझ में आते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से अभी ध्यान में आया होगा कि परसेप्शन
यानी जो एक्सपीरियंस हम ग्रहण करते हैं, हमारी सोच के साथ, हमारे व्यक्तित्व के साथ, हमारी रिएक्शंस के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जो माइंड में हमारे प्रोग्रामिंग होता है, उसी एक्सपीरियंस का, उसको हम परसेप्शन कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। इसलिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि लॉलीपॉप का दिया था। खदान में कई बार वहां काम करने वाले कामगार अटक जाते हैं, मजदूर अटक जाते हैं, कुछ दिनों तक उनको बंदीवान रहना पड़ता है। इसके बावजूद वो अपने आगे के जीवन में नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक आधे बच्चे को अलमारी में बंद किया जाता है तो जिंदगी भर के लिए उसके मन में क्लोस्ट्रोफोबिया निर्माण होता है, बंद जगहों का डर निर्माण होता है, ना लिफ्ट में वो बैठ सकता है, ना किसी रूम में वो रह सकता है। तो इस ढंग से डरावने प्रसंग हमारे माइंड में प्रोग्राम हो सकते हैं। जब भी कोई इमोशनल प्रसंग हमारे जीवन में घटित होता है, तब भी हमारा हम पर से कंट्रोल निकल जाता है, यानी हमारी क्रिटिकल फैकल्टी पूरी तरह से अच्छे ढंग से काम नहीं करती है। ऑफ कॉन्शियस स्टेट में जाने अनजाने में हम चले जाते हैं, और वो जो सामने का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगर है तो वो डायरेक्टली हमारे माइंड में प्रोग्राम करता है, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। तो ये दूसरा सेकंड पाथवे हमारा माइंड प्रोग्रामिंग करने का, जिस पर हमारा कंट्रोल शायद नहीं होता है, ये ट्रॉमा है। थर्ड पाथवे है ऑटो सजेशन, स्वयं सूचना। स्वयं सूचना यानी क्या? अभी जो लोग पहली बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बुक्स पढ़ते हैं, उसमें कई बुक्स में लिखा होता है कि एक कार्ड लो, इस कार्ड पर एक सूचना लिखो, वो 10 बार पढ़ो, मन ही मन उस सूचना को दोहराओ। ये ऑटो सजेशन है। तो ऑटो सजेशन केवल डेलिबरेटली दी जाती है ऐसा नहीं है। ऑटो सजेशन का सही मतलब होता है कि हमारी सोच ही आदतन होती है। जब भी हमारा माइंड किसी काम में मशरूफ नहीं है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं है, उस हर समय में हम सोचते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं। ये जो हम अपने आप से बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं, ये हमारी सोच ऑटो सजेशन जैसा काम करता है। कहने का मतलब स्वयं सूचना, ऑटो सजेशन यानी केवल सूचना पढ़ना नहीं होता है। तो हम जो अपने आप को कहते हैं, खुद विचार करते हैं, वो खुद विचार करना यानी सही माने में ऑटो सजेशन होता है। शायद किसी ने कुछ कहा तो हम उस पर विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा मन अपने बारे में जो कहता है उस पर हमारा विश्वास होता है। हमारा ये जो इनर वॉइस है, जो हम ही अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने बारे में बात करते रहते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, ये जो हमारी सोच है, वो सोच हम पर बहुत परिणाम करती है, उस पर हमारा विश्वास होता है। जिस वक्त आप सोचते हैं उस वक्त आप अपने मन के साथ बात करते हैं, और जो हम हमारे साथ बात करते हैं उस पर हमारा बहुत विश्वास होता है। अभी थोड़ा एक उदाहरण लेंगे। आप काफी अच्छे संतुलित व्यक्तित्व के धनी हो, किसी के साथ में झगड़ा हुआ, लोग इकट्ठा हो गए, सामने की व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है, फिर भी आप सभ्यता से पेश आ रहे हो। सामने का व्यक्ति आपका बहुत अपमान कर रहा है, आपकी बहुत इच्छा होती है, आपको बहुत गुस्सा आता है, हाथ उठाया जाए, 2-4 झापट रसीद किया जाए, लेकिन आप अपने आप पर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल रखते हो और उस प्रसंग को निभा जाते हो। अब यहां तक तो आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी सभ्यता के कारण, सभ्यता के संस्कारों के कारण उस प्रसंग को डील किया है,
अच्छे ढंग से डील किया है। जैसे ही आप अपने घर वापस आना शुरू करते हो, रास्ते में आपके मन में विचार आता है कि इस गधे आदमी ने मेरा सबके सामने अपमान किया, अब मैं सभ्य हूं, इसका इतना फायदा ये व्यक्ति उठा रहा है, मैं अपनी सभ्यता छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया, उसके साथ में उसी की भाषा में बात नहीं की। लेकिन यह आपने अपने आप को समझता क्या है? इस आदमी को मुझे एक ना एक दिन सबक सिखाना चाहिए। इसने सब लोगों के सामने जो मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला एक दिन लेकर रहूंगा, इसको अपनी जगह दिखाऊंगा। अब इसी ढंग से सोच सोच कर मैं घर आता हूं, घर में यही विचार मेरे मन में चलते रहता है। इसको हम ब्रूडिंग कहते हैं। ये ब्रूडिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग मेरे मन में लगातार चलते रहता है। घर में आने के बाद भी मन में ये विचार शुरू रहता है। घर के लोगों के ध्यान में आता है कि साहब का बिल्कुल ध्यान नहीं है किसी तरह। क्या हुआ? आप बहुत नाराज दिख रहे हो, आपका ध्यान भी नहीं है। चाय आपके सामने लाकर रखा है, कहा था चाय लाकर रखा है, चाय की तरफ भी आपका ध्यान नहीं है, चाय ठंडी हो गई पूरी। तब आप थोड़ा सा इस सब ब्रूडिंग से बाहर आते हो और अपने आप को कहते हो, उस आदमी के साथ में मेरा झगड़ा हुआ, इस कारण मेरा पूरा दिन उस गधे ने मेरा बर्बाद कर दिया। आपका पूरा दिन जो बर्बाद हो रहा है, रुइंड हो रहा है, वो उस आदमी ने नहीं किया। उस आदमी के साथ में आपका जो झगड़ा हुआ, उसके बाद में जो आप मन ही मन सोच रहे हो, ब्रूडिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, इस कारण आपका पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। अब ये केवल यहां तक मर्यादित होगा ऐसा नहीं है। आप इसी ढंग की सोच अगर आपके मन में चलते रहेगी तो आपको इतना गुस्सा बीच में आते रहेगा, मन ही मन आते रहेगा, क्यों मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, उसी समय 2-4 रसीद झपड़ कर देना चाहिए था, मैं क्यों ऐसा सहन करता हूं। और शायद आपके मन में यही विचार शुरू है, आपकी मुट्ठियां भींच रही हैं और आपका कोई बच्चा घर में आकर कहता है, पिताजी पिताजी, इसका मतलब क्या होता है? तो आप गुस्से से बच्चे पर चिल्ला उठते हो, किसी के साथ में घर में अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। फिर आप मन ही मन कहोगे कि इस व्यक्ति के साथ में मेरा झगड़ा हुआ, इस कारण मेरा पूरा दिन बर्बाद हुआ, कारण न होते हुए मैं बीवी पर चिल्लाया, बच्चों पर चिल्लाया, शायद किसी को मारपीट भी कर दी। तो ये जो ब्रूडिंग है, तो ये घटना घटने के बाद में हम मन ही मन विचार करते हैं, उसके कारण हमारा दिन बर्बाद होता है। हमारे हाथ से शायद बिहेवियरल गलतियां भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ऑटो सजेशन जो है, जो हमारे साथ में हम बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, ये बहुत महत्व की बात है। ये इक्वली हमारा माइंड प्रोग्राम करते जाता है और ये जो अनकंट्रोल्ड हम बातें करते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। शायद उसका कई बार हमें अवेयरनेस भी नहीं होता है, उस कारण उसके बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो मित्रों, आप अब अच्छे ढंग से जान गए होंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग कितना आवश्यक है। विधायक विचार करने का महत्व आप जान गए होंगे। तो जो आदतन हर समय नकारात्मक विचार करता रहता है, वो अपने मन को नकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करते जाता है और उसके परिणाम अपने जीवन भर भुगतते रहता है। जो आदतन हर समय विधायक और आशावादी विचार करता है, वो हर समय अपने मन को विधायक दिशा में प्रोग्राम करते जाता है। अगर हम हमेशा आदतन ही विधायक विचार करते जाएंगे तो हमारा माइंड दिन रात हम विधायक पॉजिटिवली प्रोग्राम करते जाएंगे। कई बार हमें डॉक्टर ने ठीक करना चाहिए, इसलिए हम डॉक्टर को पैसे देते हैं,
टीचर हमें होशियार बनाएगा, इसलिए उसको फीस देते हैं। कई लोग मनशांति के लिए, मनस्वास्थ्य के लिए पुजारी को पैसे देते हैं, उससे पूजा अर्चा करवाते हैं। इस सब से कुछ नहीं होता है। जब तक मनुष्य की विचार करने की आदत पद्धति बदलती नहीं है, तब तक कोई भी कायम स्वरूपी परिणाम उसको मिलना संभव नहीं होता है। अब जब मैंने मुंबई में प्रोफेशनल कार्यशालाएं शुरू की, उसके पहले भी मैं डॉक्टर्स के लिए और खास कर डॉक्टर्स और प्लस सोशल वर्कर्स के लिए हिप्नोथेरेपी के कोर्सेज करता था, क्योंकि उसके बहाने ये लोग ये सब थेरेपी सीखेंगे और हमारे संगठन में जो लोग आते हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं, जो बीमार लोग आते हैं, भाषण सुनने के बाद में उनको आवश्यकता होती है, तो साइकेट्रिस्ट की तो बहुत ज्यादा मदद मिलती नहीं है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिकल बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से इक्विप नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर्स लोग अगर सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का उपयोग करें, सोशल वर्कर्स इसका उपयोग करें, तो शायद एक नई यंत्रणा तैयार हो, इसलिए ये क्लासेस लिए जाते थे। लेकिन जब मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ और यहां से प्रोफेशनल क्लासेस शुरू करने तय किए, तो लगातार एबीसी कोर्सेज चलते थे। तो अनुभव ग्रहण करने के लिए मैंने 2-1 साल तक क्लिनिक चलाया, रोज 8-10 पेशेंट लेता था। कुछ ही दिन में मेरे ध्यान में आया कि अपन कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट इन लोगों को दे, 1.5 घंटा 2 घंटे का सेशन ले ले, व्यक्ति एकदम बूस्ट हो जाती है, एकदम उत्साह में आती है। सर अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जीने की इच्छा हो रही है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और घर जाते ही 2-3 घंटे के बाद में फोन आता था, सर फिर से मुझे वैसे ही लगना शुरू हो गया है। तब मुझे बहुत तीव्रता से यह ध्यान में आया कि जब तक ये हमारी रात दिन निगेटिव थिंकिंग की जो सोच है, नकारात्मक विचार करने की जो हमारी आदत है, वो जब तक बदलती नहीं, तब तक कोई भी ट्रीटमेंट उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए हमें अगर उसमें परिवर्तन लाना है, तो हमें विधायक विचार करना, ये हमारा आदत का हिस्सा बनना चाहिए। डेडिकेटेड टू डिफीट, पराजय समर्पण वृत्ति। सम्मोहन में अगाध शक्ति है, क्योंकि हमारे अंतर्मन में ही अगाध शक्ति है। लेकिन नकारात्मक विचार करने वाला, समर्पित तरीके से नकारात्मक विचार करने वाला हजारों सम्मोहन उपचार निरर्थक कर सकता है, हजारों सम्मोहन उपचार निरर्थक साबित कर सकता है। आप सम्मोहन उपचार से उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ट्रीटमेंट दोगे, या फिर वो अपने आप को ट्रीटमेंट देगा। लेकिन बचे हुए बाकी के घंटे और रात दिन नकारात्मक विचार करते रहेगा, तो ये सभी ट्रीटमेंट धुल जाएगी। सम्मोहन उपचार से विधायक विचार बोकर उसे उत्साही बनाया जा सकता है, लेकिन घर जाने के बाद अगर वह फिर से नकारात्मक विचार करने लगे, तो उपचार का परिणाम मिट जाता है। जो बात मैंने अभी कही वही बात। अगर तुम्हें ठीक होना है, आनंदित होना है, जीवन समृद्ध बनाना है, ऐसी आपकी इच्छा है, तो आपको जो नहीं चाहिए उससे दिमाग को, मन को प्रवृत्त करे, उसके बारे में ना सोचे, और जो आपके जीवन में चाहे उस पर अपना मन केंद्रित करे। आप जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने का यही एकमात्र मार्ग है। यानी जो आप चाहते नहीं है उसके बारे में सोचते ही मत बैठिए, और जो आप चाहते हैं, आपके जीवन में होना चाहते हैं, वो सोच बार बार अपने मन में बोते रहे, उसका रोपण करते रहे, तो शायद तो ही आपके जीवन में वो चीजें आपको प्राप्त होगी। तो विधायक विचार कितने महत्व के हैं, ये हमने समझ लिया।
पॉजिटिव थिंकिंग, उसके कई उदाहरण हम सीख रहे हैं। ए कोर्स में कई उदाहरण सीखे, बी कोर्स में हम सीख रहे हैं। हर उदाहरण के समय में हम एटीट्यूड चेंज की जो बात करते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग की ही प्रोसेस होती है। रैशनल इमोटिव थेरेपी में हम जो भी सीख रहे थे वो भी पॉजिटिव थिंकिंग की ही प्रोसेस है। पॉजिटिव थिंकिंग ये शब्द बहुत आसान होता है, लेकिन हर समय में हमने पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना है ये हमें सीखना होता है। उसका भी एक तंत्र होता है और यही हम ए और बी कोर्स में विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। अभी मित्रों चौथा पाथवे है वो हिप्नोसिस है। जिस तरह बाकी तीन मार्ग हमारे अंतर्मन में प्रभाव करते हैं उसी ढंग से ये चौथा मार्ग भी हमारे मन पर प्रभाव करता है और प्रोग्रामिंग करता है। पहले तीनों मार्गों के समय हमारा माइंड ऑफ कॉन्शियस स्टेट में जाता है, यानी हमारा माइंड सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। कॉन्शियस माइंड कम से कम एक्टिव होता है। क्रिटिकल फैकल्टी हमारे ब्रेन का ढक्कन काम करने जैसा रहता नहीं है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के वक्त भी यही होता है। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग हम मन ही मन करते हैं तभी यही होता है, जिसको हमने ऑटो सजेशन कहा है। और चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग के समय भी यही होता है और यही चीज सम्मोहन में हम क्रिएट करते हैं। फर्क इतना है कि पहले तीनों समय चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, ट्रॉमेटिक परसेप्शंस और ऑटो सजेशन, तीनों समय शायद वो अननोइंगली होता है, उसमें डेलिबरेशन के लिए अवसर नहीं होता है। यहां हम खुद चुनते हैं, खुद प्रोग्राम करते हैं, सम्मोहन में जाते हैं और उसके बाद में हमको जो चाहे वो प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये सेम ऑफ कॉन्शियस स्टेट है। सम्मोहन में केवल एक ही कृत्रिम बात है, हम समय जगह चुनते हैं और किस चीज के लिए हमें प्रोग्राम करना है ये हम तय करते हैं। और हिप्नोटिक स्टेट ये मूलतः एक नॉर्मल स्टेज है, ये तो बहुत विस्तार से हमने समझ लिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम रोज 2 बार ट्रांस में जाते हैं। एक सोने के पहले हम अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हैं। यह अवस्था हर एक ने अपने जीवन में अनुभव की होती है। हमें आसपास का अवेयरनेस होता है, लेकिन एक डेजीनेस ऐसा लगता है, एक ट्रांस की अवस्था जैसी अवस्था होती है। अवेयरनेस होता है, आसपास के आवाज सुनाई देते हैं, स्टिमुलसेस, किसी की हलचल है, कुछ है, वो सब हमें उसका अवेयरनेस होता है। लेकिन हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और कुछ ही क्षणों में फिर ये अवेयरनेस चले जाता है, हम नींद में चले जाते हैं। सेम थिंग सुबह उठने के पहले, उठते समय हमें सबसे पहले कुछ होता होगा तो अवेयरनेस आता है और अवेयरनेस आने के बाद में हम हलचल करते हैं, अपना रिलैक्सेशन तोड़ते हैं और पूरी तरह से जाग जाते हैं। सम्मोहन की ये जो अवस्था है, जो अल्फा रिदम की अवस्था है, जिसको हमने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है, यह अवस्था सोने के पहले, जागरूक अवस्था से हम पहले रिलैक्स अवस्था में आते हैं, अल्फा रिदम की अवस्था में आते हैं और फिर थीटा और डेल्टा रिदम की अवस्था में यानी नींद की अवस्था में चले जाते हैं। सेम थिंग सुबह उठने के पहले हम अल्फा रिदम की अवस्था में आते हैं, वो रिलैक्सेशन हम तोड़ते हैं और फिर हम जागरूक अवस्था में यानी बीटा रिदम की अवस्था में 14 से 50 सेकंड की अवस्था, साइकिल्स पर सेकंड की अवस्था में चले आते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आई होगी। ये जो ऑफ कॉन्शियस स्टेट होती है, ये जागरूक स्टेज होती है, लेकिन पूरी तरह से जागरूक नहीं होती है। थोड़ी सी नींद जैसी अवस्था होती है, लेकिन पूरी तरह
नींद भी नहीं होती है। अब नेगेटिव ट्रांस क्या है? नेगेटिव ट्रांस, ट्रॉमेटिक अनुभव हमेशा नकारात्मक तंद्री से यानी नेगेटिव ट्रांस में लिए जाते हैं। डराने से भावनाओं को जागरूक कर कर सम्मोहन की स्थिति निर्माण करते हैं। अब हिस्ट्री में हम देखेंगे चार्को है, मेस्मर है, स्टेज हिप्नोटिज्म है, ये जनरली नेगेटिव ट्रांस का उपयोग करते हैं। अथॉरिटेरियन टेक्निक, जिसको हम कहते हैं अधिकार वर्चस्व तंत्र का इस्तेमाल करना, इससे भी नेगेटिव ट्रांस निर्माण होता है। इसलिए नेगेटिव ट्रांस को टालना आवश्यक होता है, क्योंकि नेगेटिव ट्रांस के जरिए जो प्रोग्रामिंग होता है वो ट्रॉमेटिक प्रोग्रामिंग जैसा प्रोग्रामिंग होता है। जैसा मैंने आपके सामने वर्णन किया था कि एक बच्चे को, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, घर में बहुत डिसिप्लिन वातावरण है, पिताजी हिटलर जैसा बर्ताव करते हैं, उठ पड़ल का बच्चा उठता है, बैठ बोला तो बैठता है, खड़ा बोला तो खड़ा होता है, चल बोला तो चलता है, हर चीज बिल्कुल 100% आज्ञाधारक, डरा डरा सा, सहमा सहमा सा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उत्तम नहीं माना जाता है, ना ही ये व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। तो ये ट्रॉमेटिक स्थिति में अगर उसका प्रोग्रामिंग होता है तो इस ढंग का व्यक्ति निर्माण होगा, और इस व्यक्ति को एक स्वतंत्र और अच्छा व्यक्तित्व माना नहीं जाता है। ये जो नेगेटिव ट्रांस की स्थिति है, ये मुझे समझने के लिए काफी समय लगा। जो भी मैंने पहले थोड़ा बहुत सम्मोहन का ज्ञान प्राप्त किया था, उसमें नेगेटिव ट्रांस के परिणाम कितने बुरे होते हैं इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी मुझे थी नहीं। तो शुरुआत में ये सम्मोहन प्रक्रिया सीखने के यानी सम्मोहन ये विषय ही बहुत अच्छे ढंग से मास्टर करने की प्रक्रिया में मैंने करीबन 100 स्टेज प्रोग्राम्स किए, फिर भी उसमें मैं बहुत नेगेटिव ट्रांस का उपयोग नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद जब मैंने देखा कि उसमें से कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है, और फिर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गया तो मैंने स्टेज प्रोग्राम्स बंद कर दिए। केवल बहुत आवश्यक होता है तभी लोगों को सम्मोहन में डालकर उन पर प्रयोग करना चाहिए। ये सारे दुनिया में एक मान्यता निर्माण हुई, क्योंकि जिन देशों में सम्मोहन का बहुत ज्यादा विकास हुआ, उन देशों में होटलों से लेकर हर जगह सम्मोहन के स्टेज प्रोग्राम्स चलते थे, और उसके बुरे परिणाम बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिले थे। मैंने भी कुछ लोगों के स्टेज प्रोग्राम्स देखे, जिस ढंग से वो स्टेज प्रोग्राम्स हैंडल करते हैं और उनको इस विषय का ज्ञान बहुत कम होता है, तो कितना लोगों का नुकसान करते हैं ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। नेगेटिव ट्रांस के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, और फैक्ट ये है कि नेगेटिव ट्रांस जल्दी हम एक्सेप्ट करते हैं, आम जनता बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है। इसलिए स्टेज प्रोग्राम के लिए कम समय में अगर आप डेप्थ में किसी को ले जाना चाहते हैं, और जो लोग डेप्थ में यानी डीप ट्रांस में जाने की क्षमता वाले हैं उनको चुनना चाहते हैं, तो नेगेटिव ट्रांस उपयोग में लाना ज्यादा अच्छा होता है। कम समय में आप डीप ट्रांस के सब्जेक्ट चुन सकते हैं और कम समय में उनको डेप्थ में ले जा सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम स्टेज प्रोग्राम्स में नेगेटिव ट्रांस का ही उपयोग होता है। अभी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि नेगेटिव ट्रांस का मतलब क्या होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होकर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, सोमैटिक नहीं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होती है? जब आपकी सांस जोरों जोरों से चलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रेस्पिरेशन बढ़ता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। तो वो सभी के सभी ट्रांस नेगेटिव ट्रांस है। इतना तो हमने कल ब्रेन प्रोग्रामिंग में जो सीखा है वो सीखा है। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है जब हम बहुत अंदर से शांत रिलैक्स रहते हैं,
हमारी सांस नॉर्मल चलते रहती है, धीमी चलते रहती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, धीमा होता है, हमारा रेस्पिरेशन धीमा होता है। उस समय हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है और हम पॉजिटिव ट्रांस में होते हैं। तो मैं जो भी प्रक्रियाएं आपको सिखा रहा हूं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं पॉजिटिव ट्रांस की प्रक्रियाएं हैं। पॉजिटिव ट्रांस पेज नंबर 7 पर हम देख रहे हैं। सकारात्मक तंद्री विधायक सम्मोहन अवस्था में, सम्मोहन में जाते वक्त शरीर पूर्णतः रिलैक्स होने पर पूर्णतः मन रिलैक्स हो जाता है। ये हमने एक कोर्स में ही सीखा कि हम हमारा शरीर रिलैक्स करते जाते हैं और शरीर रिलैक्स होते होते ही हमारा मन भी रिलैक्स होता है। ये प्रक्रिया अगर एफर्टलेस कंसंट्रेशन से होती है, जिसको हम परिश्रमहीन एकाग्रता की अनुभूति कहेंगे, तो हम सम्मोहन अवस्था में जाते हैं। अब कभी कभी स्पॉन्टेनियस ट्रांस में भी हम जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बहुत थके हुए हैं और फिर भी हमको एक पार्टी में जाना पड़ा है। अब इस पार्टी में संगीत बज रहा है, ढैम डैम बज रहा है, कुछ लोग नाच रहे हैं, आप बहुत थके हुए हो, एक कुर्सी पर बैठ जाते हो, आसपास संगीत का धड़ाम-धूम शुरू है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप इस तरह उस कुर्सी पर बैठे बैठे थके हुए हैं, शरीर रिलैक्स हो जाता है, अपना मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। आसपास की आवाजें पहले जोरों से सुनाई देती रहती है, वो थोड़ी धीमी धीमी होती है, अस्पष्ट से सुनाई देने लगती है और आप एक तंद्री की अवस्था में चले जाते हो। ये एफर्टलेस कंसंट्रेशन है। इस एफर्टलेस कंसंट्रेशन की अवस्था में, परिश्रमहीन एकाग्रता की अवस्था में हम सम्मोहन की अवस्था में होते हैं। मन की परिणामकारक एकाग्रता हमेशा परिश्रम के बगैर होती है। एकाग्रता यह शारीरिक क्रिया न होते हुए एक मानसिक क्रिया है। हम सभी जानते हैं कंसंट्रेशन इतना आसान नहीं होता है। हमारी मसल्स हमारे हाथ में होती है, मुट्ठी चाहे तो भींच सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन इस ढंग से हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए हमारे स्टूडेंट हो चाहे हम हो, कई बार हम कंप्लेंट करते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता है। अब कंसंट्रेशन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास करते हैं। मुझे कई बार लोग कहते हैं, आप भी शायद सवाल पूछोगे कि सर ये सम्मोहन प्रक्रिया हो चाहे आपके पढ़ाई पर हो, मन कंसंट्रेट नहीं होता है, बीच बीच में मन भटक जाता है। अब इसके लिए पर्याय क्या है? इसके लिए पर्याय एक ही है कि जैसे ही हमारे ध्यान में आता है कि हमारा मन भटक गया, उस क्षण से फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। पूरी तरह से मन एकाग्र कर कर उस बात को अमल में लाने का प्रयास करें। सीख रहे हैं तो मैं सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। सम्मोहन की प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं तो उन शब्दों को ग्रहण करें और उनको अमल में लाने का प्रयास करें। फिर मन भटक गया तो फिर से जिस क्षण आपके ध्यान में आता है कि मेरा मन भटका है, उस क्षण से फिर से प्रयास करें। यही कंसंट्रेट करने का एकमात्र तरीका है। जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन ठीक होता है, वैसे हमें सम्मोहन की प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से जमती है और सम्मोहन की प्रक्रिया हम बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं, तब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये विचित्र रिलेशन है। सम्मोहन प्रक्रिया यानी सम्मोहन में जाने के लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता है और कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए सम्मोहन बहुत मदद रूप होता है। ये रेसिप्रोकली एक दूसरे को मदद करते हैं। अब अवेयरनेस यानी क्या, तो ये समझने के लिए फिगर नंबर 10 देखेंगे। क्षितिज जी फिगर नंबर 10 बताइए। फिगर नंबर 10 जो आपके बुकलेट में आखिरी में है, लास्ट बट वन पेज पर वो फिगर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, फिगर नंबर 10। तो ये जो फिगर नंबर 10 है,
हमारा जो अवेयरनेस है वो किसके जैसा काम करता है? आप देखेंगे कि हमारा टोटल अवेयरनेस एखादे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा काम करता है। अभी जैसे आप जहां भी बैठे होगे, वहां बैठकर आप सुन रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूं, तब आपके अवेयरनेस में केवल ये बात है कि आप सीख रहे हो, सम्मोहन के बी कोर्स में शामिल हो। क्योंकि आपका फोकल पॉइंट, आप देखिए यहां फोकल पॉइंट है, वो एक सर्कल पर लगा है। जिस सर्कल पर आपका फोकल पॉइंट है वो आपका इनर सर्कल है। अभी आप मेरी बात सुनते सुनते शायद घर के बारे में विचार करना शुरू करेंगे कि अभी अंदर में क्या चल रहा है, शायद घर में अभी खाना पक रहा है। तो आपका फोकल पॉइंट बदलते ही आपका इनर सर्कल बदल जाएगा। उस इनर सर्कल में अभी घर में किचन में खाना पक रहा होगा। अभी रात के 8 बज रहे हैं, 8:00 हो रहे हैं। तो नेचुरली अभी ये खाना पक रहा होगा, अमुक ये बात चल रही होगी। शायद तभी आपके मन में विचार आ गया ऑफिस के बारे में, तो आपका फोकल पॉइंट ऑफिस के सर्कल पर चला गया। आपका इनर सर्कल अभी ऑफिस का सर्कल हो गया। तो ऑफिस के बारे में, बॉस के बारे में विचार आएंगे, आपके कलीग्स के बारे में विचार आएंगे, शायद आपके स्कूल के बारे में आपने विचार किया, तो आपका फोकल पॉइंट एकदम से आपके बचपन के स्कूल की तरफ चला गया। तब स्कूल के बारे में आपके मन में विचार आएगा। तो आपका फोकल पॉइंट बदलते ही आपका इनर सर्कल बदलता है, और ये सभी अवेयरनेस के सर्कल्स हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। केवल हमें हमारा फोकल पॉइंट बदलना पड़ता है, हमारा इनर सर्कल बदलता है, और सभी की सभी उस चीज के बारे में अवेयरनेस और स्मृति हमें प्राप्त होती है। तो ये जो हमारी क्षमता है शिफ्टिंग अवेयरनेस की, ये हमारे जीवन में आवश्यक भी है। लेकिन अगर ये शिफ्टिंग अवेयरनेस है, यानी बार बार हम हमारा इनर सर्कल बदलते हैं क्योंकि हमारा फोकल पॉइंट बदलते हैं, इस कारण हमारा अवेयरनेस शिफ्ट होते रहता है। तो ये शिफ्टिंग अवेयरनेस की हमारी जो क्षमता है, ये हमारे जीवन की आवश्यकता भी है। लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए तो फिर हमारा मन एकाग्र हम नहीं कर सकते। जब हम सम्मोहन में जाते हैं तब हमें ये जो हमारी अवेयरनेस है, जो फोकल पॉइंट के अनुसार बदलते रहती है, शिफ्टिंग होते रहती है, उसको हमें रोकना है। एक ही जगह पर हमारा फोकल पॉइंट रखना है, और हमारा इनर सर्कल एक ही होना चाहिए, उसका बदलना बंद होना चाहिए, ये शिफ्टिंग पूरी तरह से बंद होना चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक कम से कम हम सम्मोहन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तब उस समय के लिए। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड अवेयरनेस। ये रिस्ट्रिक्टेड अवेयरनेस निर्माण करना सम्मोहन प्रक्रिया में जाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ त्राटक का उपयोग करते हैं, लाइट पर फोकस करते हैं। कुछ लोग केवल आवाज पर फोकस करते हैं। हम जिस सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसमें हम आवाज पर फोकस करने का प्रयास करते हैं। हम पूरी तरह से हमारा कंसंट्रेशन आवाज पर करते हैं, और आवाज से आने वाली हर सजेशन को अमल में लाने की कोशिश करते हैं, और इस ढंग से ये कोशिश कर कर हम अपने आप में बदलाव लाते हैं। लेकिन अगर ये अवेयरनेस हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए पूरे समय, जैसे कि आधे घंटे की हमारी अभी रिकॉर्डिंग है, हमारा इंडक्शन है, तो ये आधे घंटे के समय में अगर हमारा अवेयरनेस हम पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं तो हम वंडरफुली सम्मोहन की अवस्था में जाते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट अवेयरनेस के अवस्था में जो भी सजेशन हम देते हैं वो बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम होती है, क्योंकि उस समय में हम वंडरफुली ऑफ कॉन्शियस स्टेट में होते हैं।
तो अभी सम्मोहन यानी क्या? रिस्ट्रिक्टेड अवेयरनेस निर्माण करना। हमारा जो फोकल पॉइंट एवरेज कंडीशन में अवेयरनेस का बार बार बदलता है, उसको एक ही जगह पर स्थिर करना कुछ समय के लिए, इसी को हम कंसंट्रेट करना कहते हैं। और इस ढंग से प्रक्रिया, सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग कर कर जब हम पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं, हमारा रिस्ट्रिक्टेड अवेयरनेस निर्माण करते हैं, बाकी कोई विचार हमारे मन में आने नहीं देते हैं, और ये रिस्ट्रिक्टेड अवेयरनेस की अवस्था में जाकर अपने आप को हम सजेशन देते हैं। ये चौथा माइंड प्रोग्रामिंग का तरीका है, जो पहले 3 प्रोग्रामिंग जैसे ही है, उतने ही जैसा इफेक्टिव है, वैसे ही प्रोग्राम करता है। फर्क इतना है कि पहले तीनों प्रकार, तीनों मार्ग, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, टॉमेटिक प्रोग्रामिंग, ऑटो सजेशन प्रोग्रामिंग, इन पर हमारा कंट्रोल पूरी तरह से होता ही है, ऐसा नहीं है। यहां पर ये पूरा कंट्रोल हमारा होता है, हम चाहे उस ढंग से उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये 4 पाथवेज टू द सबकॉन्शियस, ये अगर हम बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो हमको लोगों को समझना बहुत आसान होता है। तो मित्रों, ये हमने बहुत विस्तार से समझा है। अभी हम इंडक्शन प्रोसेस पर प्रैक्टिस करेंगे। क्षितिज B1 अभी लगाना है। मित्रों, रिलैक्स पोजीशन लीजिए। अभी हम सम्मोहन प्रक्रिया, इंडक्शन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेडी? शुरू करो। इंडक्शन B1 कोर्स B, जिन्होंने कोर्स B किया है उन्होंने ही यह इंडक्शन सम्मोहन प्रक्रिया उपयोग में लानी है। मैं श्याम मानव बोल रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स अवस्था में बैठिए या बिछाने पर लेटिए। मैं बोल रहा हूं, वे शब्द मन ही मन रिपीट करें। आंखें बंद करो। सारा शरीर एकदम ढीला रिलैक्स करो। गहरी सांस लो और सांस छोड़ो। अब सारा ध्यान मेरी आवाज की ओर केंद्रित करो। केवल मेरी आवाज सुनो, अमल में लाओ। अभी आप धीरे धीरे आंखें खोलने वाले हो। धीरे धीरे आंखें खोलने की होड़ में कंपटीशन में शामिल होने वाले हो। आपको सामने पर्दे पर दिख रहा है। आंखें बंद होते हुए भी दिखता रहेगा। दिख रहा है तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही है। एक, धीरे धीरे आंखें खुल रही है। 2, सहजता से धीरे धीरे आंखें खुल रही है। 3, आंखें पूरी तरह से खुल गई। अब आंखें
धीरे धीरे बंद हो रही है। तुम्हें दिख रहा है 3, धीरे धीरे बंद हो रही है। 2, सहजता से आंखें बंद हो रही है। 1, आंखें बंद हो गई, पूरी तरह से बंद हो गई। अब फिर से आंखें धीरे धीरे और धीरे खुल रही है। 1, धीरे धीरे खुल रही है, फड़फड़ा रही है। 2, सहजता से धीरे धीरे खुल रही है, फड़फड़ा रही है। 3, खुल रही है, पूरी तरह से खुल गई है। अब फिर से आंखें बंद हो रही, पर्दे पर दिख रहा है 3, धीरे धीरे बंद हो रही है, धीरे धीरे फड़फड़ा रही है। 2, फड़फड़ा रही है, धीरे धीरे बंद हो रही है। 1, आंखें बंद हो रही है, पूरी तरह से बंद हो गई है। आपकी आंखें पलकें पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स हुई है। रिलैक्स बोलते ही पलकों का रिलैक्सेशन सारे शरीर में फैलेगा। नाउ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स रिलैक्स हो रहा है। चेहरा, सीट, दोनों हाथ, सारा शरीर, पैर पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स हो गए। नाउ यू आर गोइंग deepest possible, going deep sleep। पैरों के अंगूठे, उंगलियां, तलुए रिलैक्स, पैर, घुटने, जांघे, कमर रिलैक्स, पेट, छाती रिलैक्स, सांस नॉर्मल हो रही है। पेट, रीढ़ की हड्डियां, गर्दन रिलैक्स, कंधे, हाथ, हाथों के पंजे, उंगलियां रिलैक्स, जबड़ा, गाल, कान रिलैक्स, ओठ, नाक रिलैक्स, पलके, आंखें रिलैक्स, भौहे, माथा, सिर रिलैक्स, सिर के अंदर का हर ब्रेन सेल रिलैक्स, सिर का दाया हिस्सा रिलैक्स, बाया हिस्सा रिलैक्स, बीच का हिस्सा रिलैक्स,
सारा शरीर, ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नाउ यू आर गोइंग डीपेस्ट पॉसिबल, डीप sleep। अभी आप गहरी रिलैक्स अवस्था में हो। हर सांस के साथ आप अधिक से अधिक रिलैक्स हो रहे हो। आप बहुत ही आनंदित, फ्रेश, रिलैक्स अवस्था में हो। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था की गहराई तेजी से बढ़ रही है। अभी आप अपने डेन में सुंदर बगीचे में प्रवेश कर रहे हो। मुलायम हरी हरी घास पर से चल रहे हो। सुंदर सुंदर पंछी मंडरा रहे हैं। उनकी चहचहाट सुन रहे हो। सुंदर सुंदर फूल है। मनपसंद फूलों की सुगंध आ रही है। रोज के टेंशन, एंजाइटी, चिंता, दौड़ धूप से पूर्णतः मुक्त हो। मोर पंख फैलाए नाच रहे हैं। हिरण, खरगोश बगीचे में घूम रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। बहती नहर दिख रही है। पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। आपके सम्मोहन की गहराई बढ़ रही है। Now deep sleep। मुलायम घास की पगडंडी से चल रहे हो। सुंदर बंगले में प्रवेश कर रहे हो। मुलायम बेड पर सोते हो या कुर्सी पर आराम से बैठते हो। And now you are going deepest possible, deep sleep। अभी आप बहुत ही गहरी, शांत, रिलैक्स सम्मोहन अवस्था में हो। केवल मेरी आवाज सुन रहे हो। मैं 1 से 20 तक गिनती गिनूंगा। मेरे हर शब्द के साथ, हर बढ़ते अंक के साथ आपकी सम्मोहन अवस्था बढ़ते जाएगी। अधिक से अधिक गहरी और गहरी शांत सम्मोहन अवस्था बढ़ते जाएगी। अभी आप पूरी तरह से रिलैक्स हो और ज्यादा रिलैक्स होने के लिए शरीर एडजस्ट करना जरूरी हो तो शरीर एडजस्ट कर सकते हो। नाउ यू आर
शरीर एकदम रिलैक्स रिलैक्स हुआ है। हर मसल पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स हो रही है। हर सांस के साथ आप अधिक से अधिक गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। 2 3 हर सांस के साथ आपका आत्मविश्वास, मन की एकाग्रता बढ़ रही है। 4 आप इसी गहरी सम्मोहन अवस्था में रहोगे। जब तक मैं कहूं तब तक इसी गहरी अवस्था में रहोगे। 5 इंसान सम्मोहन अवस्था में आंखें खोल सकता है। आंखें खुली होने के बावजूद सम्मोहन अवस्था कायम रख सकता है। 6 दिन ब दिन हर तरह से हर सांस के साथ आप अधिक से अधिक तंदुरुस्त, यंग, हैंडसम बन रहे हो और आपकी इम्यून सिस्टम प्रभावी, कार्यक्षम बन रही है। 7 रोज न भूलते हुए आप सम्मोहन प्रैक्टिस करते हो। 8 आप हमेशा पॉजिटिव विधायक विचार करते हो। 9 आपको रोज गहरी शांत नींद आएगी। कम समय में नींद पूरी होगी। 10 आपकी सांस संथ लयबद्ध चल रही है। आपके हर सांस के साथ, हृदय की धड़कन के साथ आपकी सम्मोहन अवस्था अधिक से अधिक गहरी हो रही है। 11 अभी आप धीरे धीरे गहरी सांस लो। धीरे से सांस छोड़ो। आप गहरी सम्मोहन अवस्था में तैर रहे हो। फील करो। आप हर अंक के साथ अधिक से अधिक गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। अभी तक सम्मोहित अवस्था में अगर नहीं गए हो तो हर अंक के साथ सम्मोहित होते जाओ। 12 13 14 15 16 17 18 19 Now you are going deepest possible. 20 deep sleep. अभी आप बहुत गहरी और शांत सम्मोहन अवस्था में हो। मैं उल्टी गिनती गिनूंगा, वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था कम होती जाएगी। लेकिन मैंने कहे बगैर आप सम्मोहन अवस्था के बाहर नहीं आओगे। 6 ये अंक बोलते ही आप धीरे से आंखें खोलोगे, लेकिन सम्मोहन अवस्था में कायम रहोगे। नाउ रेडी। 20 19 18 17
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। आप धीरे से आंखें खोल सकते हो। आंखें खोलो। 5, 4, 3, 2, 3। बिल्कुल करेक्ट। आपकी सम्मोहन अवस्था की गहराई तेजी से बढ़ रही है। 4, 5, 6, 7। आंखें बंद करो और अधिक से अधिक गहरी सम्मोहन अवस्था में जाओ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। And you are going deepest possible, maximum deepest possible. 20 deep sleep. बहुत ही शांत गहरी सम्मोहन अवस्था में हो। रिलैक्स हो। रिलैक्स 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 हो। मैं अभी 31 से 40 तक गिनती गिनूंगा। आपका मुख, अन्न नलिका, पेट की अतड़ियां तेजी से रिलैक्स होगी और आपकी सम्मोहन अवस्था की गहराई बढ़ते जाएगी। 31 से 36 अंक तक मुंह, अन्न नलिका, छोटी अतड़ियां रिलैक्स होगी। Now you are going deepest possible. Deep sleep. 31 मुंह अंदर से रिलैक्स। 32 अन्न नलिका रिलैक्स। 33 छोटी अतड़ियां रिलैक्स। 34, 35, 36। अब बड़ी अतड़ियां रिलैक्स। 37 दाहिने ओर की। 38, 39 बाएं ओर की। 40। हर तरह से दिन ब दिन हर सांस के साथ अतड़ियां अधिक से अधिक सशक्त, निरोगी, कार्यक्षम बन रही है। दिन ब दिन हर तरह से हर सांस के साथ पाचन क्रिया सुधर रही है। एसिडिटी, गैसेस और पेट की समस्या हल हो रही है। रोज पेट साफ हो रहा है। दिन ब दिन सुधार हो रहा है। डीप स्लीप।
40 से 50 तक की गिनती के साथ पीठ की स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रेट्स, रीढ़ की हड्डियां ब्रेन तक रिलैक्स होगी और साथ ही सम्मोहन की गहराई और बढ़ते जाएगी। इकतालीस से 45 अंक के साथ कमर से गर्दन तक रिलैक्स। 46 से 50 अंक के साथ गर्दन से सिर ब्रेन तक रिलैक्स होगा। पीठ की रीढ़ की हड्डियां रिलैक्स। 41, 42, 43, 44, 45। अब गर्दन से ब्रेन सिर रिलैक्स हो रहा है। 46, 47, ब्रेन का दाया हिस्सा राइट हेमिस्फीयर रिलैक्स। 48, ब्रेन का बाया हिस्सा लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलैक्स। 49, ब्रेन का बीच का हिस्सा कॉर्पस कैलोसम रिलैक्स। 50, सारा ब्रेन, चेहरा, सिर रिलैक्स। एंड नाउ यू आर गोइंग डीप डीप स्लीप। हर सांस के साथ आपका शारीरिक मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। दिन ब दिन हर तरह से हर सांस के साथ आप अधिक से अधिक तंदुरुस्त, निरोगी, हैंडसम, यंग बन रहे हो। आपकी इम्यून सिस्टम अधिक से अधिक प्रभावी, कार्यक्षम बन रही है। हर सांस के साथ आपका शारीरिक मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। दिन ब दिन हर तरह से हर सांस के साथ आप अधिक से अधिक तंदुरुस्त, निरोगी, हैंडसम, यंग बन रहे हो। आपकी इम्यून सिस्टम अधिक से अधिक प्रभावी, कार्यक्षम बन रही है। आप हमेशा ही शांत, आनंदित, निरोगी, उत्साही अवस्था में रहोगे। दिन ब दिन यह अवस्था बढ़ते रहेगी। नाउ डीप डीप स्लीप। आप उठकर बंगले के बाहर आ रहे हो। आनंदित, फ्रेश मनोवस्था में घूम रहे हो। पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। हिरण, खरगोश घूम रहे हैं। मोर पंख फैलाए नाच रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। फूलों की सुगंध आ रही है। मुलायम घास
श्वास पर चलते चलते आप बगीचे के बाहर आ रहे हो। हर सांस के साथ आपका आत्मविश्वास, एकाग्रता बढ़ रही है। शरीर, सिर हल्का हल्का हो रहा है। बगीचे के बाहर आए हो, बहुत ही शांत, आनंदित, फ्रेश महसूस कर रहे हो। 101। अभी आप धीरे धीरे जाग रहे हो। 102। आंखें, सिर, सारा शरीर हल्का हल्का हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स हो रहा है। 103। शांत, आनंदित, फ्रेश हो। पूरी तरह से आनंदित आनंदित, रिलैक्स महसूस कर रहे हो। आंखें खोलो, जाग जाओ। आनंदित, शांत, फ्रेश महसूस कर रहे हो। शांत शांत शांत, आनंदित आनंदित, फ्रेश फ्रेश। हाँ मित्रों, पेज नंबर 13 निकालिए। थेरेपी मेथड्स। हमने एक कोर्स में जो थेरेपी मेथड सीखी थी, केवल 2 सीखी थी। एक साइको फीडबैक टेक्निक और दूसरी डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। यहाँ और 3 थेरेपी मेथड्स हम समझ ले रहे हैं। सिम्टम रिमूवल। ये सिम्टम रिमूवल मेथड हमेशा इमरजेंसी कर उपयोग में लाई जाती है। एवरेज कंडीशन में इसको उपयोग में लाना अच्छा नहीं माना जाता है। हमारी जो बुरी आदतें हैं उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सम्मोहित अवस्था में हम सजेशन दे सकते हैं, नाखून खाने की आदत बुरी होती है, नाखून खाना अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैं नाखून खाना रोक दूंगा। ये डायरेक्ट सजेशन होता है और ये सजेशन का वर्डिंग थोड़ा नकारात्मक होता है। सिम्टम पर फोकस होता है। नाखून खाने की आदत बुरी है, नाखून खाना अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैं नाखून खाना रोक दूंगा, डायरेक्ट। इसी ढंग का दूसरा टेक्निक है जिसको एवर्शन टेक्निक कहते हैं। हम जो साइको फीडबैक टेक्निक सीख रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो इफेक्टिव नहीं होता है, तो उनके लिए शायद ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। सिगरेट मुझे कड़वी लगेगी, पहला कश लेते ही मुझे कड़वेपन का एहसास होगा, दूसरा कश लेने के बाद बहुत कड़वा लगेगा, तीसरा कश बहुत बहुत कड़वा लगेगा, इतना कड़वा लगेगा कि मैं सिगरेट फेंक दूंगा। इस ढंग के एवर्शन टेक्निक का फिर पहला कश, दूसरा कश, या पहला दूसरा तीसरा कहा है तुमको, दूसरा लिख कर नहीं दिया, वो आपको लिखना है। चौथा भी कश कह सकते हो। और आप सिगरेट कड़वी लगती है इसलिए फेंकोगे, इस ढंग का ये सजेशन है। ये एवर्शन टेक्निक हो गया। ये दोनों टेक्निक जो है वो इमरजेंसी टेक्निक है और खास कर आदतों के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। जो बुरी आदतें हैं हमको छोड़ना है, लत है उसको छोड़ना है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है।
तीसरा टेक्निक है रिस्पॉन्स सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। बुरे परिणाम के बदले अच्छे परिणाम निर्माण करना, यह अच्छा टेक्निक है। अब एक उदाहरण दूंगा कि एक लड़का है, उसे जब भी मां कहती है कि तुम पढ़ाई करो तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद में उसको थरथराहट होती है, आंखें दर्द देना शुरू कर देती है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। अब ये एक बार ऐसा हुआ था कि वो क्रिकेट खेल रहा था बच्चों के साथ में अपने मोहल्ले में, जीत की कगार पर था, बैटिंग कर रहा था और मां ने उसको पढ़ाई के लिए आवाज दी। पहली बार इतने अच्छे ढंग से वो जीत रहा था, उसकी पूरी टीम जीत रही थी और उसके बैटिंग के कारण टीम जीत रही थी, लेकिन मां चिल्लाने के कारण उसको वो छोड़ के आना पड़ा। दूसरे दिन उसके मित्रों ने, उसी दिन जाते वक्त ही उसके मित्रों ने बहुत उसको भला बुरा कहा, तेरे कारण हम हार रहे, ऐसा कहा, अभी जीत के कगार पर थे और तू छोड़ के जा रहा है, कैसी तेरी मां वगैरह ऐसी भी बातें कही गई। और तब से वो आकर जब पढ़ाई करने लग गया तब उसका बहुत सिर दर्द देने लग गया, आंखें दर्द देने लग गई, पढ़ाई में भी मन नहीं लगा और मां के बारे में बहुत गुस्सा आया। ये प्रसंग एक बार हुआ था। और अब जब भी मां कितना भी प्यार से कहे आ तू पढ़ाई कर, तो भी उसको इसी परिणाम का हमेशा अनुभव होता है। अब मां तो कभी ना कभी पढ़ाई करने के लिए बोलने ही वाली है, मां का काम ही है वो। तो यहां पर यह रिस्पॉन्स सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। यह बच्चे को सिखाया जा सकता है कि जब भी मां कहेगी कि पढ़ाई कर, पढ़ाई करना आवश्यक है, तब मां मेरे में हित के बारे में कितना सोचती है, ये मन ही मन वो विचार करेगा। और मां मेरे हित के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में इतना सोचती है, मुझसे प्रेम करती है, इसलिए मां के बारे में मेरा आदर बढ़ेगा और मुझे आनंदी, फ्रेश महसूस होगा और पढ़ाई के लिए मैं आनंद की अवस्था में बैठूंगा। इस ढंग की अगर वो सूचनाएं देता है तो ये रिस्पॉन्स सब्स्टिट्यूशन होता है। हमारे जीवन में कई बार इस ढंग के परिणाम हम भुगतते रहते हैं। हमारे ध्यान में आता है कि इस ढंग का ये परिणाम नहीं होना चाहिए। बीबी ने कुछ कहा कि बहुत गुस्सा आता है, जानते हैं कि इसके पीछे उसका प्रेम है, इसके बावजूद बहुत गुस्सा आता है। तो इस ढंग की जो चीजें हैं, शायद बॉस है, बॉस ने कुछ कहा कि बहुत गुस्सा आता है, फिर बहुत तकलीफ होनी शुरू होती है। बॉस को तो बदल नहीं सकते हैं, वो तो कहने ही वाला है। तो इस ढंग में जहां भी ऐसे परिणाम मिलते हैं, नेगेटिव परिणाम होते हैं, उसको पॉजिटिव परिणामों में बदला जा सकता है। इसके लिए आपको रिस्पॉन्स का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वही चीज कहने के बाद में आप पर उसका अलग परिणाम होगा और आपसे अलग रिस्पॉन्स उससे प्राप्त होगा। इस ढंग की सूचना आपको देनी पड़ेगी। तो ये 3 मेथड्स हमने और ज्यादा जान लिए। सिम्टम रिमूवल, एवर्शन टेक्निक, जो इमरजेंसी टेक्निक कर कर उपयोग में लाई जा सकती है, लेकिन ये बुरी आदतों के बारे में ज्यादातर उपयोग में लाई जाती है। और रिस्पॉन्स सब्स्टिट्यूशन, ये टेक्निक हम कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी बदलाव हम करना चाहते हैं, वहां पर सूट होता है, वहां पर उसको उपयोग में ला सकते हैं। उसी के पीछे, उसी के नीचे है हिप्नो एनालिसिस मेथड्स। एनालिसिस करना यानी विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, इसका मतलब ऐसा होता है कि आपके जीवन में एक आध समस्या क्यों निर्माण हुई, कैसे निर्माण हुई, कब से निर्माण हुई, ये जानने की कोशिश करना यानी विश्लेषण करना। इन शॉर्ट, समस्या के तह तक जाना। समस्या कहां से निर्माण हुई, क्यों निर्माण हुई, उस तह तक जाकर पहुंचना, इसको कहते हैं विश्लेषण करना। साइको एनालिसिस को बहुत महत्व है।
साइको एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट भी है और उसमें एक्यूरेसी होने की क्षमता बहुत कम होती है। उसके लिए बहुत ही अनुभवी और एक्सपर्ट लोग चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। फ्रॉयड ने इसको बड़े पैमाने पर डेवलप की थी और फ्रॉयड के बाद में विश्लेषण करना, एनालिसिस करना उस व्यक्तित्व का, उसके व्यक्तित्व में जो कुछ भी कठिनाइयां है, प्रॉब्लम्स है, उसके तह तक जाना, ये बहुत बड़ा महत्व का विषय माना गया था। सम्मोहन के द्वारा ये काफी आसान हो जाता है। कम समय में हम एनालिसिस अच्छे ढंग से कर सकते हैं। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड, फादर ऑफ मेडिसिन जिनको कहा जाता है, जोसेफ ब्रेयर के साथ में वो सम्मोहन बहुत अच्छे ढंग से सीखे। उन्होंने उसका काफी समय तक उपयोग भी किया। ये फ्री एसोसिएशन टेक्निक, हालांकि ये साइकोलॉजी में एनालिसिस के लिए उपयोग में लाया जाता है, वही टेक्निक सम्मोहन में उपयोग में लाया जाता है। अब हमें कौन सी समस्या के बारे में उसके तह तक जाना है, तो उसके बारे में यहां सजेशन देनी है। फ्री एसोसिएशन ये टेक्निक अमल में लाना है तो मीडियम ट्रांस की अवस्था चाहिए। अभी यहां मैंने क्ष समस्या कहा है। क्ष समस्या के मूलभूत कारणों के बारे में विचार आएंगे और आप वह बोलेंगे। ये अगर दूसरे के बारे में हमको उसका एनालिसिस करना है तो इस ढंग से सजेशन देंगे। अपने आप के बारे में बोलना है तो क्ष समस्या के मूलभूत कारणों के बारे में मन में विचार आएंगे और उन विचारों को मैं बोलूंगा। सम्मोहित अवस्था में हम बोल सकते हैं। सम्मोहित अवस्था में हम मोबाइल शुरू कर सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, तो ये हम भी उपयोग में ला सकते हैं और दूसरों के लिए थेरेपिस्ट कर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मीडियम ट्रांस की आवश्यकता होती है। जैसे सिर दर्द हमेशा किसी कारणवश देता है, तो मेरा सिर क्यों दर्द देता है, अभी सब जांच कर ली है, डॉक्टर का कहना है ब्रेन में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए कोई सिर दर्द देने का कारण तो दिखता नहीं। इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल सिर दर्द है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जीवन में है कि जिसके कारण ये सिर दर्द शुरू होता है और वो स्टिमुलस जब भी मिलता है तो सिर दर्द शुरू होता है। तो उसके कारणों के तह तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ड्रीम इंडक्शन और कंप्लीशन, इसमें भी मीडियम ट्रांस की आवश्यकता होती है। यानी मीडियम या डीप ट्रांस के सब्जेक्ट्स के बारे में इसका अच्छा ढंग से उपयोग किया जा सकता है। क्ष समस्या के बारे में सपना आएगा और वह आपको याद रहेगा और वह आप जागने के बाद में उसको नोट डाउन करोगे, ये भी उसमें ऐड किया जा सकता है। या फिर उसको याद रहेगा और वो आकर आप मुझे कहोगे, यानी थेरेपिस्ट को कहोगे, ये भी हो सकता है। इसमें दिक्कत इतनी बड़ी है कि ये ठीक है, ये उपयोग में आता है, वैसे उस ढंग का सपना भी पड़ता है, लेकिन सपना डायरेक्टली समझ नहीं पाते। सपने के सिंबल्स को समझना ये बहुत कठिन बात है। साइकोलॉजी में इसका बहुत अभ्यास हुआ, उसकी एक डिक्शनरी भी तैयार हुई कि सपनों के सिंबल्स का मतलब ये होता है, लेकिन उसके बारे में कोई निश्चित ही न होने के कारण आजकल उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। एक जमाने में खासकर 20वीं शताब्दी में इसको बहुत महत्व दिया गया था, लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी उसके बारे में कोई निश्चित ही नहीं हो सकती है, यही सिंबल क्यों, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं हो सकती है। और सपने रैशनल नहीं होते हैं, रैशनल होते हैं, उसमें प्रतिमाएं बदलती जाती है, लॉजिक नहीं होता है।
इसलिए उसको समस्या का मूलभूत कारण समझना या फिर उसके तह तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी सपनों को ही समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये पॉसिबल है ड्रीम इंडक्शन और कंप्लीशन, लेकिन इसका उपयोग आज के जमाने में टाला जाता है। तीसरा है स्पॉन्टेनियस थॉट मेथड। क्षय समस्या के प्रति मूलभूत कारणों के बारे में मन में विचार आएंगे और सम्मोहन से जागने के बाद उत्स्फूर्त तरीके से वे कारण बोलेंगे। ये स्पॉन्टेनियस थॉट मेथड के लिए सम्मोहन के बाद में ये बताना है, सम्मोहन में ये विचार आएंगे लेकिन सम्मोहन से जागने के बाद बोलेंगे। इसलिए ये स्पॉन्टेनियस थॉट मेथड लाइट ट्रांस व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सम्मोहित अवस्था में आप अपने सबकॉन्शियस लेवल में होने के कारण काफी स्मृति में जो चीजें थोड़ी अंदर दब गई है उनको जानना संभव होता है, उनके तह तक पहुंचना संभव होता है, और इसलिए ये कारण पता भी चलते हैं। चौथा टेक्निक है ऑटोमेटिक राइटिंग। इसके लिए लेकिन मीडियम या डीप ट्रांस की बहुत आवश्यकता होती है। क्षय समस्या के प्रति मूलभूत कारणों के बारे में मन में विचार आएंगे और उन्हें आप कागज पर लिखेंगे। ये हम दूसरे के लिए कह रहे तो है, खुद के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक राइटिंग, ये शब्द इसलिए उपयोग में लाया जाता है, इसको पहले घोस्ट राइटिंग भी कहा जाता था। इस सम्मोहित अवस्था में अगर लोगों को लिखने के लिए कहा गया तो वो इस ढंग से लिखते हैं और उनको इस ढंग का अनुभव आता है कि मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरा हाथ अपने आप चल रहा है। और इसलिए पहले इसको आत्मा का राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, ये शब्द भी उपयोग में लाए जाते थे। सोल राइटिंग शब्द बहुत क्वचित उपयोग में आया, सबसे ज्यादा उपयोग में आया घोस्ट राइटिंग, क्योंकि घोस्ट ही आत्मा का ही स्वरूप माना जाता है पूरे दुनिया में। इसलिए ये ऑटोमेटिक राइटिंग भी शब्द उपयोग में लाया जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है क्या? हालांकि हम ही लिखते हैं, यानी कोई ना कोई व्यक्ति लिखता है ना, लेकिन वो लिखते वक्त इस ढंग से लिखता है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझसे कोई तुमरी लिखवा रहा है। मुझे लगता है आप में से हर एक ने हैंड्स टुगेदर, ये जो सजेशन हम एक कोर्स के पहले देते थे, यानी एक कोर्स के लिए जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो अभी YouTube पर उपलब्ध भी है, उसके साथ में देते थे। हैंड्स टुगेदर सजेशन स्वतंत्र भी उपलब्ध है। तो मुझे लगता है आप में से हर एक ने हैंड्स टुगेदर का अनुभव लिया होगा। तो हैंड्स टुगेदर के समय जब जिन लोगों के हाथ हिलते हैं, और हम में से मैक्सिमम लोगों के हाथ हिलते हैं, तो ये हाथ हम नहीं हिला रहे, अपने आप हिल रहे, ये पहली बार हम अनुभव लेते हैं। उसी ढंग से ये राइटिंग होता है, इसलिए इसको घोस्ट राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग ऐसा कहा जाता है। अब जब हमको ये खुद के लिए अगर उपयोग में लाना है तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। हम खुद के लिए कॉम्बिनेशन 3 + 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सजेशन बदलेगा। क्षय समस्या के प्रति मूलभूत कारणों के बारे में मन में विचार आएंगे और सम्मोहन के बाहर आने के बाद ये विचार कागज पर मैं लिखूंगा। ये अपने आप को आप कह सकते हो। ये कुछ दिन तक सजेशन दो, समझो आज के आज न करना है आपको, 15 दिन तक आप सजेशन दे रहे हो, 10 दिन तक सजेशन दे रहे हो, 5 दिन तक सजेशन दे रहे हो, तारीख तय कीजिए और उस दिन सम्मोहन के बाद, जागने के बाद में मैं लिखूंगा। शायद जब आप लिखोगे तो आपको अचरज लगेगा कि मन में पहले कभी मैंने इस बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे का ये विचार होगा। हेलुसिनेशन टेक्निक, इसके लिए डीप ट्रांस की आवश्यकता होती है। कम से कम मीडियम ट्रांस तो चाहिए, यानी विजुअलाइजेशन तो भी कम से कम होगा। आप जानते हो कि डीप ट्रांस में ही हेलुसिनेशन होता है, मीडियम ट्रांस में केवल विजुअलाइजेशन होता है।
क्षय समस्या के संदर्भ में मुझे कुछ सुनाई देगा, कुछ दिखाई देगा, कुछ अनुभव होगा। क्षय समस्या के संदर्भ में मुझे कुछ सुनाई देगा, कुछ दिखाई देगा, कुछ अनुभव होगा। नासिक में मैं हर जगह प्रोग्राम लेता था, वर्कशॉप लेता था। उसके पीछे का कारण भी ये था कि मेरे संगठन के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती थी। नासिक में हम बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे और इस आंदोलन में बहुत खर्चे हो रहे थे और हमारे खाने पीने से लेकर सभी के बहुत हाल थे। तो वहां के कुछ डॉक्टर मित्र मेरे पीछे लगे और बोले, यहां तुम वर्कशॉप लो ना डॉक्टर्स के लिए। तो डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स के लिए 6 डेज एक वर्कशॉप हमने रखा, जिसमें ए कोर्स का कुछ हिस्सा था, बी कोर्स का भी काफी हिस्सा था। और उन दिनों में मैं रिकॉर्डिंग उपयोग में नहीं लाता था, डायरेक्टली सम्मोहन प्रक्रिया के सजेशंस देता था। ये डॉक्टर्स के कांटेक्ट में एक निरंजन कटारिया करके, वहां के सारडा एंड सारडा सन्स के बहुत बड़े मैनेजर, जिनको आजकल सीईओ कहते हैं, वे उस क्लास में आए थे और उनको स्पेशल परमिशन दी गई थी, क्योंकि उनके हाथ में इतनी बड़ी कंपनी है, वो मैनेजर है, इसलिए उनको भी प्रवेश दिया गया था। तो उन दिनों में पूरा एक वर्कशॉप 4 घंटे चलता था और ये 4 घंटे चलने वाले वर्कशॉप में इंडक्शन प्रोसेस भी मैं खुद देता था, रिकॉर्डिंग नहीं होता था। तो थोड़ा गले को भी आराम मिले, इसलिए मैं बीच बीच में गैप लेता था। तो गैप लेने के लिए मैं अलग अलग प्रयोग करता था। सम्मोहन प्रक्रिया के लिए जब मैं सिखाता हूं तो आवाज में कम ज्यादा होना पॉसिबल होता है, एक आधा शब्द गलत हो गया चल जाता है, लेकिन सम्मोहन में ये पॉसिबल नहीं होता है। वहां शब्दों में भी गलती नहीं होनी चाहिए, टोन भी वही रखना चाहिए, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अलग अलग मेथड्स इंट्रोड्यूस करते वक्त सम्मोहन में अलग अलग प्रयोग भी करता था। तो ये हेलुसिनेशन टेक्निक का उपयोग सबको करने के लिए, चलो जो डीप ट्रांस में गए होंगे वो क्या है कर ले। तो मैंने सम्मोहन की शुरुआत में ही कह दिया था, चौथा या 5वां दिन था, 6 दिन का वर्कशॉप था, शायद 5वां दिन था, लोग अभी काफी अभ्यस्त हो चुके थे। तब मैंने कहा कि आज मैं गैप छोड़ने वाला हूं और तब मैं आपको सूचना देने वाला हूं कि आपकी जो भी समस्या आपको बहुत महत्व की लगती है, उसके बारे में आपको हेलुसिनेशन हो। और मैंने 5वें दिन में ये सजेशन दे दिया कि आपको जो महत्व का कारण लगता है, उस कारण के मूलभूत कारणों के बारे में आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ अनुभव होगा। तो वो कारण अपने आप को पूछिए। और मैंने छोड़ दिया, करीबन 5-7 मिनट छोड़ दिया, तब तक पानी पीना वगैरह जो होता है वो किया, गले को भी थोड़ा आराम मिला। अब इस वर्कशॉप में हमेशा ही मेरे वर्कशॉप में बहुत लोग होते थे, 100 के ऊपर तो हमेशा ही होते थे, 200-300 ऐसे लोग होते थे। इस वर्कशॉप में भी करीबन 200 लोग थे। तो उन्होंने आकर मुझसे उस दिन तो बात नहीं की। फिर दूसरा 6ठा दिन था, शनिवार का, वो भी हो गया। ये डॉक्टर्स का वर्कशॉप था, इसलिए रविवार को छुट्टी थी, क्योंकि सब डॉक्टर्स को छुट्टी होती है। दोपहर में वर्कशॉप था और ये निरंजन जी अपने ऑफिस में से छुट्टी लेकर वर्कशॉप को आए थे। और सोमवार को वर्कशॉप को, यानी वो अपने ऑफिस में गए। उनकी दिक्कत ऐसी थी कि उनको सेंट की बहुत तकलीफ होती, यानी उनके सेक्रेटरी का काम था कि उनके साथ में अपॉइंटमेंट लेने वाले जो भी लोग आते थे, उनका शरीर वो सूंघती थी। सेम थिंग आचार्य रजनीश की थी। आचार्य रजनीश मरने के बाद भी किसी को सुगंध डालकर अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता हॉल में, क्योंकि आचार्य रजनीश की आत्मा उस हॉल में भटकते रहती है, ऐसा उनका कहना है। वो तो आनंद की बातें, वो छोड़ दीजिए, काल्पनिक बातें। मैं केवल मजाक के स्तर पर बात ये कह रहा हूं, लेकिन ये निरंजन कटारिया जी के बारे में सच था कि उनके सेक्रेटरी उनसे मिलने के लिए जो भी अपॉइंटमेंट लेकर लोग आते थे, उनको पहले सूंघती थी। अगर वो उनके शरीर पर कोई बास आता है तो उसको वापस भेज देती थी। अब उनको जिस तरह के लोग मिलने को आते थे, वो तो हमेशा अपने शरीर पर सुगंध छिड़क कराने वाले लोग होते थे, जिनको मालूम है उस दिन वो टाल कर आते थे।
कई बार उनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल भी होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि इक्वल व्यक्ति है, उसी ढंग के कोई तो भी दूसरे कंपनी के सीईओ है, उनके साथ में मिलना है तो ऐसा टाला नहीं जा सकता, या फिर मालिक के स्तर के कोई लोग हैं तो उनसे टाला नहीं जा सकता था। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट खत्म होती तो उनका सिर इतना दर्द देने लगता था कि वो ऑफिस छोड़कर घर चले जाते थे, फिर सोना वगैरह बाकी दवाई लेना ऐसा चलता था। यानी किसी भी सुगंध के साथ में उनका सिर दर्द देता था। तो सोमवार को गए, बहुत जल्दी गए क्योंकि एक हफ्ता गायब थे ऑफिस से। तो जैसे ही जल्दी गए तो ऑफिस में कोई आया नहीं था, चपरासी को उन्होंने केवल बुलवा लिया था, काम शुरू किया। और सेक्रेटरी जैसे 10 बजे आई तो उसने अंदर प्रवेश किया तो देखती है कि अंदर मालिक यानी मैनेजर साहब बैठे और उसको गंध आई। उसने आदत के अनुसार सूंघा तो उसको सुगंध आई। वो डर गई, इधर उधर बहुत, इसको डांट उसको डांट, कैसे क्या सुगंध अंदर पहुंच गई, साहब अभी उनको बहुत तकलीफ होगी, ये होगी। साहब के ध्यान में आया, साहब ने आवाज दिया, आवाज सुनकर वो आई। फिर उसने अपना माफी वगैरह मांगी कि मैं सर मालूम नहीं था आप जल्दी आने वाले हो वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं तो मैं ये ऐसा नहीं होने देती। बोले क्या हो गया? बोले सुगंध आ रही है। हाँ बोले आ रही ना, मैंने ही अपने कपड़ों पर डाली। उस दिन पूरे ऑफिस में इसी बात की चर्चा थी कि इतने सालों से ये तकलीफ ऐसे अचानक चली कैसे गई। फिर निरंजन कटारिया जी ने यह अनुभव मुझे और बाकी सब लोगों को सुनाया। जब आपने हमको छोड़ दिया था 5वें दिन इस ढंग से, चौथा या 5वां दिन था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, तो उस दिन छोड़ दिया था तो मैंने ये सजेशन पूछा और मैं डीप ट्रांस में जा रहा था। तो मुझे एकदम से, मैं 5-6 साल का हूं, 6 या 7 साल का कुछ तो भी, बाल कर रहा हूं और सुगंधी आंवला तेल में लगा के बाल कर रहा हूं। तब मेरी मां जोर से चिल्ला रही है, अरे सुगंधी तेल मत लगा, उसे सिर दर्द देता है। तेरे को कितनी बार कहा कि सुगंधी तेल मत लगाया कर, उससे सिर में दर्द होता है। यह आवाज मुझे 2 बार सुनाई दी मां की, और मुझे उस अवस्था में भी हंसी आ गई। अब हम दोपहर में ये सब क्लास चल रहे थे, पूरा हॉल बंद कर देते थे, अंधेरा कर देते थे, क्योंकि सोकर ये प्रक्रिया चलती थी तो कम से कम लाइट का तकलीफ ना हो, लाइट की तकलीफ लोगों को ना हो, इसलिए वो बोले। मैं हंस दिया, सब मेरे आसपास के लोगों के ध्यान में आ रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जानता था किसी को दिखूंगा नहीं मैं हंस रहा हूं करके। इतनी छोटी सी बात का परिणाम मुझ पर यह हुआ और इतने सालों तक मैं तकलीफ भुगतते रहा। अब ये डॉक्टर्स के लिए थेरेपी कोर्स होने के कारण इसमें ट्रीटमेंट की काफी बातें थी, जो सी कोर्स की भी कुछ हिस्सा होता है उसमें, वो भी हिस्सा मैंने इसमें लिया था। कटारिया जी को 2-3 दिन मिल गए, 2-3 दिन उन्होंने अच्छे सजेशन अपने आप को दिए, और उनके ध्यान में आया कि सोमवार को जब उन्होंने, क्योंकि घर में सुगंध तो थी, बीबी और बाकी लोग उपयोग में लाते थे, लेकिन बहुत कम, जब कहीं बाहर जाना है और निरंजन जी साथ में नहीं है तभी लाते थे। उन्होंने सहज निकाल कर उसको सूंघ कर देखा और तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने अनुभव आधा 1 घंटा लेने के बाद में खुद के कपड़ों पर यह छिड़क लिया। अब इनका 2-3 दिन में गया, हर एक का 2-3 दिन में जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मूलभूत कारण एक बार पता चलने के बाद में वो कितना बेमतलब है, ये पता चलने के बाद में शायद ये उनके लिए आसान हुआ। तो ये हेलुसिनेशन टेक्निक है, रिग्रेशन टेक्निक। ये रिग्रेशन टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एनालिसिस के लिए, बहुत इफेक्टिव है एनालिसिस के लिए, लेकिन ये खुद के बारे में कभी करना नहीं है, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड हो जा सकता है। इसलिए ये रिग्रेशन टेक्निक है, लेकिन ये थेरेपिस्ट के लिए है, और थेरेपिस्ट का ये कोर्स नहीं है अपना बी कोर्स। आपको बी कोर्स करने के बाद में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं कि किसी को आप ट्रीटमेंट दे सको। उल्टा मेरा कहना होता है कि देना नहीं चाहिए। अगर आपको लोगों को ट्रीटमेंट देना सीखना ही है तो उसके लिए सी कोर्स है। सी कोर्स के 2 पार्ट है, उसके बारे में मैं विस्तार से कल आपको बताने ही वाला हूं। सी कोर्स बहुत लंबा है, 30 दिन का कोर्स है, 30 दिन तक रोज 3.5 घंटे चलता है। वो 4 पार्ट्स में होता है।
पहले 7 डेज, बाद में 8 डेज। पहला पार्ट जो होता है ये 2 सेशन में, वो थियोरेटिकल होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि पहले मैं दोनों पार्ट साथ में ही लेता था, तो कई लोगों का कहना था सर हम प्रैक्टिस तो नहीं करना पॉसिबल हमारे लिए, लेकिन इतना ज्ञान अगर किताबों की कीमत ही निकाले, इतनी महंगी किताबें होती है, वो पढ़ना भी चाहे तो किताबों की कीमत से कम कीमत में ये सब ज्ञान हमें इस कोर्स के द्वारा मिलता है। तो नेचुरली हम ज्ञान के लिए कोर्स करना चाहते हैं, हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारे फैमिली के जीवन के लिए इसका फायदा हो, इसलिए चाहते हैं। इसलिए फिर मैंने उसके 2 हिस्से कर लिए, एक थियोरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। क्योंकि प्रैक्टिकल में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जिनको थियोरेटिकल कर कर रुकना है वो थियोरेटिकल कर कर पार्ट 1 कर कर रुक सकते हैं, जिनको बाकी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं करना है, सीखना है। और जिन लोगों को ट्रीटमेंट करना भी सीखना है और फैमिली मेंबर्स को भी ट्रीटमेंट करना है, तो वो दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। और तब मैं रिग्रेशन टेक्निक के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा। रिग्रेशन में हम पूर्व अनुभव के स्मृति में ले जाते हैं, यानी उसका टेक्निक ऐसा होता है, मैं केवल कल्पना दूंगा क्योंकि इसका उपयोग तो आपको करना नहीं है। जो लोग डीप ट्रांस में हैं उनको सजेशन दिया जाता है कि आप अपने, अभी आप 20 साल के बने हो, 19 साल के बने हो, 18 साल के बने हो, उसके हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम कब निर्माण हुआ इसका आप एक अंदाजा आ जाता है कि इसके शायद 10 या 12 साल के दरमियान कोई तो भी प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, 15 या 16 साल के दरमियान प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। यानी समझो 15 साल के 16 साल के दरमियान कभी ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ, इसके हिस्ट्री में से पता चला है। तो आप अभी 18 साल के बने हो, 17 साल के बने हो, अभी आप जिस दिन ये प्रॉब्लम निर्माण हुआ था, इससे संबंधित जो प्रसंग था, उस दिन के उस प्रसंग के समय में आप पहुंचे हो, और फिर वो प्रसंग उसको जिलाने के लिए, जीने के लिए कहा जाता है, और फिर वो प्रसंग वैसे के वैसे जागरूक होता है। रिग्रेशन का अनुभव बहुत ही ताकतवर होता है। रिग्रेशन का उपयोग हिप्नोथेरेपी में बहुत इफेक्टिवली किया जाता है, उससे बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस होता है, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन तक पहुंचा जा सकता है। ये सिचुएशन कब हुआ, कैसे हुआ, किस ढंग से क्रिएट हुआ, ये पता चलता है। तो ये बहुत विस्तार से कहने जैसी बात है। तो ये टेक्निक्स है प्री एसोसिएशन, ड्रीम इंडक्शन, स्पॉन्टेनियस थॉट मेथड, ऑटोमेटिक राइटिंग, हेलुसिनेशन टेक्निक। ये 5 टेक्निक हम अपने आप के लिए उपयोग में ला सकते हैं। 6वां है रिग्रेशन टेक्निक। जो लोग लाइट ट्रांस में जाते हैं उनके लिए मैंने पहले ही कहा कि ऑटोमेटिक राइटिंग और स्पॉन्टेनियस थॉट मेथड, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। खुद के लिए क्षय समस्या के प्रति मूलभूत कारणों के बारे में मन में विचार आएंगे, और मैं सम्मोहन से बाहर आने के बाद वही विचार कागज पर लिखूंगा। ये थोड़ा सा 4-5 दिन कंडीशन कर कर विशिष्ट दिन कंडीशन कीजिए कि इस दिन जागने के बाद, सम्मोहन से बाहर आने के बाद लिखूंगा, और इस ढंग से आप अपना खुद का एनालिसिस विशिष्ट समस्या के बारे में कर पाओगे।